हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, इंडिया ने अपने एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि 10 दिन पहले लता मंगेशकर, जो कि लीजेंड रही है म्यूजिक के फील्ड में, उनको हमने खोया। और अब 10 दिन के गैप में हम देख रहे हैं बप्पी लहरी, जिन्हें हम बप्पी दा के रूप से ज़्यादा जानते हैं। बहुत ही नाइस पर्सनालिटी इनकी रही है। जितने बेहतरीन ये सिंगर रहे, कंपोजर रहे, उतने ही बेहतरीन ये इंसान रहे। गोल्ड मैन के रूप में जाना जाता है इनको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हें ज्वेलरी का शौक रहा है, जितना ज्वेलरी इनके तन पे जितना गोल्ड रहा है, वैसा ही गोल्डन इनका दिल भी रहा है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया है। तो ये बेहद दुख की बात है दोस्तों कि हमने मंगलवार के दिन इनको खो दिया। बहुत ग्रेट लॉस हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को, बहुत ही बड़ा ये झटका है। और बहुत सारे जो हमारे कलाकार हैं, उसके बाद दिग्गज नेता हैं, सबके सब इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम भी इनको एक ट्रिब्यूट देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये वो सिंगर है जिन्होंने इंडिया में डिस्को डांसर लेकर आया। यानी कि जो डिस्को म्यूजिक होती है ना दोस्तों, वो डिस्को म्यूजिक के जनक आप इनको कह सकते हैं। 69 ईयर ओल्ड थे दोस्तों ये, और बहुत ही जल्दी ये हमें छोड़कर चले गए। यानी कि जो लाइफ स्पेन है और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन एक डिसऑर्डर जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, इसकी वजह से इनका देहांत हो गया। शॉर्ट में हम इसे OSA के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये किस तरीके का डिसऑर्डर है और किस लोगों को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये OSA डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा कॉज ऑफ डेथ है बप्पी लहरी जी का। बप्पी दा का ट्रीटमेंट दोस्तों मुंबई के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक नाम जोशी, उन्होंने बताया, जो कि डायरेक्टर हैं उस हॉस्पिटल के, उन्होंने ये बताया कि बप्पी लहरी जी को ये प्रॉब्लम काफ़ी पहले से थी। यानी कि लास्ट ईयर भी उनको लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत थी। OSA वाले सिम्टम्स उसमें उनमें मौजूद ही थे। और ऐसे में बाद में उनका ट्रीटमेंट होते हुए वो 15 तारीख को काफ़ी स्वस्थ पाए गए, और जिस वजह से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं दिखने की वजह से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्चार्ज होने के बाद से उनमें मल्टीपल हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, और दोबारा उन्हें एडमिट किया गया, और डॉक्टर्स ने अपना एफर्ट लगाया काफ़ी। लेकिन दुर्भाग्य था कि बप्पी लहरी जी की जान नहीं बच पाई, और ये जो डिसऑर्डर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये उनके लिए कॉज बन गया। काफ़ी दिग्गज कलाकारों में इनकी गिनती होती है दोस्तों। आज की जनरेशन को प्रमोट करने का काम ये करते हैं, और इन्होंने जो डिस्को म्यूज़िक होता है वो इंडिया में लाया। और रैप, आप कह सकते हैं कि रैप भी, मुझे लगता है कि इंडिया में रैप स्टार्ट करने का भी श्रेय आप इनको दे सकते हैं। इनके बहुत सारे गाने हैं जो आज भी जुबां पे हैं दोस्तों, जैसे एम ए डिस्को डांसर, ये तो बहुतों को पसंद है। और उसके बाद ही जिम्मी जिम्मी ऐसा सॉन्ग है दोस्तों कि ये हर बारात में बजता ही बजता है। और यार बिना चैन कहाँ रे, इस तरीके के बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है दोस्तों, जो मैं भी अक्सर सुना करती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया कंपोजर ये रहे हैं, और इनकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी यूनिक रही है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जो इनकी अपीयरेंस नज़र आती है, काफ़ी यूनिक अपीयरेंस है, और बहुत ही पीसफुल अपीयरेंस इनकी रही है। यानी कि इनकी अपीयरेंस को देख के कोई धीर गंभीरता नहीं नज़र आती है। काफ़ी फ्रेंडली इनका नेचर रहा है। और बंगाली सिंगिंग में भी इन्होंने, इनका जो योगदान है सिर्फ बॉलीवुड में नहीं रहा है, बल्कि बंगाली म्यूज़िक में भी, क्योंकि ये बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल रहा है। और अब हम जानते हैं दोस्तों इनके कॉज ऑफ डेथ के बारे में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डिसऑर्डर, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यही बप्पी दा के कॉज ऑफ डेथ के रूप में पाया गया है। आखिर ये डिसऑर्डर होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ब्रीथिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। ब्रीथिंग डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसा कई बार होता है, खास करके सोते समय कई बार व्यक्ति को जगना पड़ता है अपनी सांसों को लेने के लिए। सोते सोते बीच में सडनली सांसें रुक सी जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भरने लगता है अंदर। तो
इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, व्यक्ति रात में ठीक से सो नहीं पाता है और उसको कई बार जगना पड़ता है, और जिससे बार बार उसकी नींद टूटती रहती है और वो कंप्लीट नींद तो ले ही नहीं पाता है। दिन भर वो यॉर्निंग ही करता रहता है, या फिर दिन में वो कोशिश करता है ज़्यादा सोना, तो रात में उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए वो दिन में सोने की कोशिश करता है, तो सोने का भी टाइम जो है वो मिसमैच हो जाता है। ये भी एक तरीके से कॉज बन जाता है, बॉडी के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और ये जो स्लीप एपनिया है दोस्तों, ये कई तरीके के होते हैं। ये एक ऑब्स्ट्रक्ल है जो कि नींद में खास करके होता है, इसीलिए स्लिप वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इस डिसऑर्डर में दोस्तों नींद तो बिल्कुल पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि ब्लॉकेज सा हो जाता है और व्यक्ति को बार बार उठना पड़ता है ताकि उसका एयरवे खुल सके और वहाँ पे लंग्स में जो हवा है, जो वायु है, उसका आना जाना हो सके। और इस डिसऑर्डर की वजह से चूंकि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में काफ़ी कम हो जाता है और व्यक्ति की नींद में ही, आप कह सकते हैं कि नींद में ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में सांसें रुकती रहती है और ब्लड का जो हमारा ब्लड में जो ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलना चाहिए वो सफिशिएंट ऑक्सीजन दोस्तों बन नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है, इसलिए लोगों की नींद में ही मौत हो जाती है। ऐसे लोगों की नींद पूरी ही नहीं हो पाती है दोस्तों। ये ऐसा स्लिप से रिलेट करता हुआ, ब्रीथिंग से रिलेट करता हुआ ये डिसऑर्डर है। और अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि वो कौन से सिम्टम हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया के, ठीक है, यानी OSA। इस डिसऑर्डर के लिए कौन से सिम्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले मोटापा दोस्तों, ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं इस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज बढ़ती जा रही है, आपका वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और बढ़ता वजन तो कई बीमारियों को इनवाइट करता है। साथ ही अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, एस्थमा है, यानी ऑलरेडी ब्रीथिंग प्रॉब्लम फेस कर रहा है व्यक्ति, स्नोरिंग प्रॉब्लम है, सोते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो स्नोर ले रहा है, ज़्यादा खराटे भर रहा है, शुगर का पेशेंट है, तो ये कुछ ऐसी बीमारी है, कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके OSA के रूप में भी सामने निकल आते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये लाइलाज बीमारी है, कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स है हमारे पास जिसकी मदद से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही अगर हमारा हेल्थ बढ़िया है, अगर हम अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करें, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज ले, योगा आसन करें, तो ये कुछ ऐसे मीडियम है जिससे कि हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं और ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जानते हैं बप्पी दा की प्रॉपर्टी कितनी है। चूंकि बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, तो सिंगिंग में जितने अमीर थे, उनके तन में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गोल्ड के, तो ये बहुत ही शौकीन थे दोस्तों, ज्वेलरी के बहुत शौकीन थे। इनके गले में, इनके हाथों में हमेशा ज्वेलरी नज़र आती है। इसके अलावा इनके पास बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट 2001 में इन्होंने खरीदा हुआ था, और जिसकी जो नेट वर्थ है वो 3.5 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा भी इनके पास लग्जरी कार्स है, जिसमें BMW, ऑडी, टेस्ला एक्स, ये सब कुछ ऐसी इनकी चॉइसेस रही हैं, यानी कि कारों के ये बहुत शौकीन रहे हैं, और साथ ही साथ गोल्ड के तो शौकीन रहे हैं। गोल्ड तो इनके पास असीम है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इनकी नेट वर्थ की, तो इनकी जो नेट वर्थ है 22 करोड़ के आसपास दोस्तों एक एस्टिमेशन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में हर गाने के लिए ये कितनी भारी रकम लेते थे दोस्तों, ये 8 से 10 लाख रुपए लेते थे, और इस तरीके से इन्होंने तमाम प्रॉपर्टी बनाई है। तो ये काफ़ी रिच आप कह सकते हैं दोस्तों, कि बढ़िया और रिच मैन के तौर पे जाने जाते हैं। दिखने में भी चूंकि गोल्ड से कवर रहते थे, तो वैसे ही रिचनेस नज़र आती थी, और इनके वॉइस में भी रिचनेस है। ये अपने आवाज़ के धनी थे दोस्तों, और आवाज़ की मदद से ही इन्होंने इतना धन भी कमाया। तो यहाँ देख सकते हैं कि 20 से 25 लाख ये एक गाने का भी लेते थे। एक जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, उसका ये 20 से 25 लाख रुपए लेते थे। साथ ही इन्होंने चैरिटीज़ के लिए भी बहुत सारे शोज किए हुए हैं। फाइनली दोस्तों मैं कहूँगी कि किसी व्यक्ति को उसके काम के लिए बहुत याद किया जाता है दोस्तों, तो बप्पी दा का जो कंट्रीब्यूशन है 80s और 90s के म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रहा है। रीसेंट जो हमारी जनरेशन है, इस कमिंग जनरेशन को भी ये बहुत ही अच्छे मैसेज दिया करते हैं, और जनरेशन को आगे बढ़ने का मंत्र दिया करते थे। बहुत सारे लाइव शोज़ जो हैं म्यूज़िक से रिलेट करता हुआ, वहाँ पर भी ये आए हैं, परफॉर्मेंस किया है, एंटरटेनमेंट किया है, लेकिन अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।